हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9, क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 10, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया था। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी। वो चार टर्म्स हमें दे रखी हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना ओन फूड बनाते हैं। ओन फूड बनाने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को अपने आप खाना बनाना आता है तो वो ऑटोट्रॉफ होता है। खाने बनाने का मतलब ये है कि वो कहीं किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है फूड के लिए। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स हैं तो ठीक है, हमें भी खाना बनाना आता है, लेकिन वो हम खाना ले कहाँ से रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं या एनिमल से ले रहे हैं? जो हमें वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारे प्लांट से मिल रहे हैं, और जो ये जितनी भी मीट वगैरह होती है सारी एनिमल से मिल रही है। तो वी आर नॉट ऑटोट्रॉफ्स, मतलब हमें खाना बनाना आता है, हम अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, मतलब वो खाना अपने आप अपना प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि प्लांट्स, अब प्लांट्स किसी और पे डिपेंड नहीं है फूड के लिए, मतलब डिपेंड है लेकिन किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं है। दे डिपेंड ऑन सनलाइट एंड ऑक्सीजन, मतलब इन सब, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीजों पे डिपेंड करते हैं। इनके ये सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा या क्लोरोफिल के अलावा जितनी भी ये कंडीशन नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसके अलावा ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते। सो दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। जबकि हेटरोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। हम जो होते हैं, हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, या जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे प्लांट्स पे, मतलब प्लांट के अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स, फिशेस, बर्ड्स, ये सब प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ऑफ वन टाइप ऑफ प्लांट ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन। जैसे अगर हम बहुत ही लार्ज एरिया में कोई एक तरीके का क्रॉप उगा रहे हैं या कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैसे कि बहुत बड़े एरिया में वीट उगाया जा रहा है या राइस उगाई जा रहा है, इन सबको हम कहते हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। उसके बाद एग्रीकल्चर क्या होता है? तो एग्रीकल्चर हमने काफी बार सुना है, ज्योग्राफी में भी सुना होगा। एग्रीकल्चर क्या होता है? प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब ये एक तरीके की प्रैक्टिस है जिसमें लैंड को कल्टीवेट करके क्रॉप्स उगाए जाते हैं, उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और आज के डेट में एग्रीकल्चर का मीनिंग सिर्फ फूड के लिए क्रॉप्स उगाना नहीं रह गया है। जैसे पहले जमाने में क्या होता था, एग्रीकल्चर को हम बोलते थे कि भाई जो वीट उगाता है या जो राइस उगाता है, ठीक है, या फिर जो अलग अलग ऐसे एडिबल क्रॉप्स, मतलब जिन्हें हम खा सकते हैं, उसे उगाने को हम एग्रीकल्चर कहते हैं। लेकिन आज की डेट में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा वास्ट हो गया है। जैसे कि फाइबर प्रोडक्शन, मेडिसिन वाले फ्लावर्स, पोल्ट्री, मतलब हेंस वगैरह जो एग्स देते हैं वो, फ्लावर्स, ये सब एग्रीकल्चर के अंदर आता है। सो नाउ एग्रीकल्चर हैज अ वेरी ब्रॉड बेस, मतलब अब एग्रीकल्चर जो है वो काफी फैल चुका है। उसके बाद अब हम अपना चैप्टर मेनली स्टार्ट करते हैं। हमें पढ़नी है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये जो क्रॉप प्रोड्यूस होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, ये ऐसे नहीं है कि हमने सीड उगा दिया और कोई प्लांट उग गया, ऐसा नहीं होता। काफी अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, काफी मेहनत लगती है। एक सिस्टमैटिक वे में हमें सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं ताकि हम बेस्ट क्रॉप ग्रो कर सकें, मतलब ऑप्टिमम क्वालिटी का क्रॉप हम ग्रो कर सकें। सो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? इन ऑर्डर टू सप्लाई अ स्टेडी अमाउंट ऑफ फूड, मतलब कि जो अमाउंट ऑफ फूड है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बनी रहें, कि ऐसा ना हो कि फूड की कमी पड़ जाए। इसीलिए क्या होता है, फार्मर्स अंडरटेक सेवरल सिस्टमैटिक एक्टिविटीज। फार्मर्स को सेवरल बहुत सारी सिस्टमैटिक वे में एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं ताकि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। क्योंकि थोड़ी सी भी अगर लापरवाही होती है तो फिर क्या होगा, क्रॉप्स वगैरह सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, ग्रो नहीं हो पाएंगी, और फिर वो हार्मफुल होगा। सो सिस्टमैटिक एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं फार्मर्स को ताकि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में वो फूड की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके, ठीक है, और इतने ही टाइम में उन्हें अपने क्रॉप्स जो है वो ग्रो करने पड़ते हैं। इन एक्टिविटीज को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, मतलब ये जो सिस्टमैटिक वे में जो एक्टिविटीज होती हैं अलग अलग, इनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब ये एक सिस्टमैटिक वे में की जाती हैं और साइंटिफिक मैनर में की जाती है, मतलब ऐसे नहीं है कि हमने कोई एक्टिविटी पहले कर दी कोई बाद में कर दी, ऐसे पॉसिबल भी नहीं होता। और एक साइंटिफिक मैनर, मतलब जो भी फार्मर्स करते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ साइंस छुपा रहता है कि ऐसा अगर उन्होंने ये क्रॉप यहाँ पे ग्रो किया है तो ऐसा क्यों है, ठीक है, ये ग्रो
ये क्रॉप यहाँ पे लगाया है, यहाँ पे नहीं लगाया है। तो इन सब के पीछे भी साइंटिफिक रीजन होते हैं, वो अपनी मर्जी से नहीं लगाते हैं। तो अब वही साइंटिफिक रीजन हमें आगे पढ़ने भी हैं क्यों, और ये सब क्यों जरूरी होते हैं, ताकि एक प्रॉपर ग्रोथ हो पाए और आउटपुट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। ऐसा ना हो कि हमने भाई मतलब बहुत ज्यादा वीट हो गई तो हमें इसको बस थोड़ा सा ही मिले, बाकी सब वेस्ट हो गए। जितना हमने उगाया उसका मैक्सिमम हमें ऑब्टेन हो जाए। ऐसा तो नहीं होता कि सारी ऑब्टेन हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ क्रॉप्स डाई कर जाते हैं, लेकिन वो जो डेथ रेट है क्रॉप्स का, वो मिनिमाइज करने के लिए और प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे यही साइंटिफिक मैनर में अपने वो करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं अलग अलग, जिससे जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और ये आउटपुट इंक्रीज करने के लिए क्रॉप्स को एक बैलेंस सप्लाई होता है वाटर का, फर्टिलाइजर का। बैलेंस देखना, ये बैलेंस लिखा है, मोर नहीं लिखा। जैसे अगर मैं लिख दूं मोर सप्लाई ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर है, फर्टिलाइजर्स है, इन सबको एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं है कि अगर हम ज्यादा वाटर डाल दें या ज्यादा फर्टिलाइजर डाल दें तो वो ज्यादा ग्रो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम वाटर एक्सेस कर देते हैं या फर्टिलाइजर्स एक्सेस कर देते हैं तो क्रॉप्स मर भी सकते हैं। कोई भी चीज अगर हम एक्सेस में ऐड कर देते हैं तो उसका उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे ज्यादा वाटर डालने से क्या होगा, ज्यादा फर्टिलाइजर्स डालने से क्या होगा। ठीक है, तो उनको, और इसके मतलब इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस सप्लाई, की बैलेंस होना चाहिए, इतना डालना है तो इतना ही डालना है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा ज्यादा डाल देता हूँ थोड़ी ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके अलावा हमें क्रॉप्स को डिजीजेस से भी प्रोटेक्ट करना होता है। हमने पढ़ी थी प्लांट्स रिलेटेड डिजीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो वाले चैप्टर में, कि प्लांट्स को भी काफी सारी डिजीज होती हैं, अलग अलग जर्म से हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालने होते हैं ताकि हम उन्हें डिजीज से प्रोटेक्ट कर सकें। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, पेस्ट पेस्ट भी वही होते हैं जो रैबिट्स हो गए, रैट्स हो गए, जो छोटे छोटे एनिमल्स या पेस्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रॉप इज एसेंशियल टू, मतलब एक प्रॉपर स्टोरेज भी जरूरी होता है। ठीक है, सब कुछ हो गया, हार्वेस्ट हो गए, क्रॉप्स ग्रो हो गए, हार्वेस्ट हो गए, हमने एक जगह पर उन्हें रख दिया। अब एक जगह पे वो रखने के बाद फिर क्या, अब उनकी प्रॉपर स्टोरेज होनी भी जरूरी है। हम काफी बार न्यूज़ में सुनते हैं कि यहाँ पे इतना सारा अनाज वेस्ट हो गया क्योंकि इसकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं की गई थी, तो सारी मेहनत बर्बाद हो गई जो अभी तक हुई थी। जितनी मेहनत लगी थी उनको ग्रो करने में, जब उनको स्टोर नहीं किया अच्छे से तो वो खराब हो गए। तो प्रॉपर स्टोरेज भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना प्रॉपर उन्हें बनाना है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्या क्या होते हैं। कि आउटपुट इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो बैलेंस्ड एक्टिविटीज वगैरह हमें करनी होती है, वाटर एंड फर्टिलाइजर्स का बैलेंस सप्लाई डालना होता है, डिजीजेस से उन्हें बचा के रखना होता है और प्रॉपर उनकी स्टोरेज करनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अब हर क्रॉप हर सीजन में ग्रो नहीं करता, आपको भी पता है। कुछ फ्रूट्स होते हैं हमारे पास जो पर्टिकुलर सीजन के हिसाब से हमें मिलते हैं, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं। तो वही हम उसे क्रॉप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं तो डिफरेंट क्रॉप्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। अलग अलग क्रॉप्स जो होते हैं उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। कि भाई अगर कोई चीज प्रॉपर सर्दियों में ग्रो करेगी तो हमें उसे विंटर विंटर सीजन में ही उसे ग्रो करना पड़ेगा। अगर किसी चीज को गर्मी चाहिए तो हम उसे समर्स में ही ग्रो करेंगे। ठीक है, इसीलिए वो अलग अलग सीजन में ग्रो किए जाते हैं। अब ग्रोथ सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को हमने डिवाइड किया है खारिफ क्रॉप्स में एंड राबी क्रॉप्स में। तो खारिफ क्रॉप्स होते हैं रेनी सीजन, जैसे जून से लेके अक्टूबर तक। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर जून अक्टूबर, मतलब ये 5-6 महीने। एंड सीजन ये रेनी सीजन है। और इसमें जो क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो होते हैं पैडी, पैडी मतलब राइस, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। पहला एग्जांपल ही लेते हैं पैडी। पैडी जो होता है, राइस जो होता है, उसको बहुत ज्यादा, मैं कहूँगा सबसे ज्यादा वाटर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, बहुत एक्सेस में। मतलब इनके लिए ऐसा होता है कि इन्हें हर वक्त पानी में डूबे रहना है तभी ये ग्रो करेंगे। इसलिए इनके लिए रेनी सीजन बेस्ट होता है क्योंकि वाटर भी, मतलब जो रेन वाटर है वो इनमें काफी ज्यादा अब्सॉर्ब कर दिया जाता है। उसके बाद राबी क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, इनको पानी भी थोड़ा कम चाहिए होता है, इनका टाइम पीरियड होता है नवंबर टू अप्रैल। ठीक है, और इसमें इस वाले मौसम में वीट, मस्टर्ड और लिंसीड जो होते हैं, मस्टर्ड का हल्दी हो गया, वीट, ये सब हम ग्रो करते हैं। ठीक है, इनके लिए कम पानी चाहिए होता है, इसलिए ये विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। अब ठीक है, हमने दो टाइप्स के क्रॉप्स भी पढ़ लिए।
अब हमें पढ़ना है वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। मतलब सबसे पहले तो हेडिंग देखते हैं सबकी, उसके बाद उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है पूरे चैप्टर में। तो अब वेरियस एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मतलब जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उन सब वो सब अभी हम ऑर्डर वाइज पढ़ने वाले हैं। ये जो भी मैंने ये 7 पॉइंट्स लिखे हैं सारे ऑर्डर वाइज हैं, आप इनमें से कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो होता क्या है, सबसे पहले सॉइल प्रिपेयर किया जाता है। जो हम एग्रीकल्चरल लैंड देखते हैं वो एज इट इज अवेलेबल नहीं होता कि हम उसमें सीड्स डालते हैं और प्लांट्स उगाएंगे। सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है, वो हम देखेंगे कैसे, अभी सारे प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, उसके बाद सीड्स को सो करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका होता है। ऐसा नहीं है जैसे हम अपने आंगन में सीड्स डाल देते हैं प्लांट्स ग्रो कर देते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता। जब हम लार्ज स्केल पे कोई चीज कर रहे हैं तो हमें उसे प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए, ठीक है, तभी हमें आउटपुट मिलेगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करते हैं, एडिशन ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करने होते हैं, इसको हम सॉइल रिप्लेनिशमेंट भी कहते हैं। मतलब सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जब हम एक क्रॉप ग्रो करते हैं उसमें थोड़े से न्यूट्रिएंट्स ले लिए, ऐसे करते करते जैसे जैसे क्रॉप्स ग्रो होते रहते हैं बार बार, तो सॉइल अपना नरिशमेंट खोने लगता है। तो अब उसको वापस से न्यूट्रिएंट्स डालने के लिए उसमें हम उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स उसे लौटा देता है। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। उसके बाद इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर वाटर सप्लाई मिलना चाहिए क्रॉप्स को, इरिगेशन में वही आता है वाटर सप्लाई। वाटर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स प्लांट्स विल डाई। उसके बाद अब क्रॉप्स जो है वो काफी बड़े हो गए हैं, तो अब उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। क्रॉप्स प्रोटेक्शन का किससे, रैट्स, रैबिट्स एंड वेरियस वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के लिए, मतलब जो प्लांट्स हमने ग्रो किए हैं उसके साइड बाय साइड अपने आप छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं, और फिर वो कंपटीशन करते हैं उनके लिए सनलाइट और वाटर के लिए। मतलब जो वाटर मेन प्लांट के लिए था वो मेन प्लांट के लिए थोड़ा कम पड़ जाता है, वीड्स उसे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो हमें वीड्स को भी रिमूव करना जरूरी होता है। अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। उसके बाद हार्वेस्टिंग, क्रॉप्स की प्रॉपर टाइम पे हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। मतलब हार्वेस्टिंग का क्या मतलब हो गया, पौधों को जो उग चुके हैं उन्हें कट करना। और लास्ट फिर उनकी स्टोरेज, उनकी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए। जितने इंपॉर्टेंट ये 6 स्टेप्स हैं उतने इंपॉर्टेंट ये 7 स्टेप है। ये स्टोरेज जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारे वेरियस प्रोसेसेस। सबसे पहले आता है हमारा फ्लोइंग। अब फ्लोइंग क्या है, soil needs to be prepared for growing a good crop yield। सॉइल को हमें प्रिपेयर करना होगा। सॉइल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है कि उसे प्रॉपर एक पैटर्न देना होगा। आपने कभी भी अगर कोई फील्ड देखी हो ना जहाँ पे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो आप देखोगे वहां पे कभी भी ऐसे ऐसे कीचड़ कीचड़ सा नहीं होगा, वहां में हमेशा एक डेफिनेट पैटर्न होगा। जैसे अगर आप ये फील्ड देख रहे हो ऊपर से, तो या तो ऐसे ऐसे रहते हैं या वो स्क्वायर ऐसे शेप में रहते हैं। तो ये फील्ड को जो हम प्रिपेयर करते हैं यही हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लोइंग, ठीक है। सॉइल नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रोइंग अ गुड क्रॉप यील्ड। ताकि एक अच्छे क्रॉप, मतलब गुड क्रॉप यील्ड का क्या मतलब, अच्छे अमाउंट में और अच्छी क्वालिटी में जो क्रॉप है वो ग्रो कर सके। अब इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। मतलब सॉइल को लूज किया जाता है, उसके बीच में एयर गैप्स लाए जाते हैं। एयर गैप्स क्यों लाए जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड रूट्स तक या वाटर जो रूट्स तक पहुंच सके, जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। लूजनिंग एंड टर्निंग का मतलब यही हो गया, सॉइल के बीच में एयर गैप्स को लाना। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्लोइंग और टिलिंग। फ्लोइंग एंड टिलिंग आर वन एंड द सेम थिंग। इट इज डन बाय वुडन और आयरन फ्लो। फ्लो क्या होता है, एक एक इस तरीके का सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसे मतलब ये सिंगल नहीं होता, काफी बड़ा होता है। एक्चुअली ऐसे काफी सारे ये लगे रहते हैं, बड़ी सी एक मशीन होती है, ठीक है, जो या तो ऑक्सन मतलब पावरफुल काउस वगैरह जो होती हैं उनसे पुल किया जाता है, या फिर ट्रैक्टर से इसे पुल किया जाता है। आजकल तो बेसिकली ट्रैक्टर से ही किया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, प्रॉपर एक पैटर्न बन जाता है सॉइल का। अब फ्लोइंग क्यों करते हैं, इसके फॉलोइंग एडवांटेजेस की वजह से। फ्लोइंग के काफी एडवांटेजेस होते हैं क्रॉप यील्ड पे। क्या क्या, इट इम्प्रूव्स एयर सर्कुलेशन सो दैट रूट्स रेस्पायर इजीली। वो एयर सर्कुलेशन जो है, जो सॉइल में मतलब जो एयर, वो मैंने जो आपको पॉइंट बताया था कि एयर जो है वो इजीली सर्कुलेट हो सके रूट्स में, रूट्स इजीली रेस्पायर कर सकें, इसीलिए हम फ्लोइंग करते हैं। उसके बाद रूट्स पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल होल्डिंग द प्लांट फर्मली। मतलब ऐसा होता है कि हवा अगर तेज चलेगी तो प्लांट उड़ेगा नहीं या टूटेगा नहीं। क्यों,
क्योंकि सॉइल जो है वो ज्यादा अंदर तक चली गई। अब ज्यादा अंदर तक चली गई तो उसको निकालना मुश्किल होगा, है ना। वो ज्यादा अंदर तक चली गई तो होल्ड करके रखेंगे प्लांट को। लास्ट, flowing enhances, sorry, last and third point, flowing enhances the water retaining capacity of soil। मतलब कि मान लो हमने मतलब जस्ट एज एन एग्जांपल, हमने एक प्लांट में 1 लीटर पानी डाला, अगर हमने फील्ड को फ्लो नहीं किया है तो वो सिर्फ 500 ml लेगा। मतलब अगर हमने 1 लीटर डाला तो वो सिर्फ आधा लीटर लेगा। जबकि अगर हमने उसे फ्लो करा तो अगर हम 1 लीटर डालेंगे तो वो मैक्सिमम 1 लीटर का जितना वो ले सकता है ज्यादा से ज्यादा लेगा। ठीक है, लाइक 800 मिलीलीटर, 900 मिलीलीटर, ऐसे कुछ वो अब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब जो वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है उसकी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल का भी यही मतलब अभी मैंने आपको रूट्स के लिए बताया कि रूट्स भी वाटर अब्सॉर्ब कर लेंगे ज्यादा। और ये जो वाटर जो हमने डाला है वो भी मतलब जो बचा कुचा पानी है जो बच जाता है, जो रूट्स बाद में लेती हैं, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। स्टोरेज ऑफ वाटर, वो ज्यादा देर तक वाटर को रिटेन करके रखता है अपने पास, मतलब ज्यादा देर तक अपने पास संभाल के रखता है वाटर को। फोर्थ, इट uproots the weeds in field and aids the growth of microbes। मतलब जब हम वो करते हैं, फ्लोइंग करते हैं, तो जो पहले से जो वीड्स वगैरह उगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। और क्या होता है, जो यहाँ पे एड्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। और जो बैड बैक्टीरिया हैं, जो बैड माइक्रोब्स हैं, उनको ऑटोमेटिकली किल कर देता है। ठीक है। उसके बाद प्लॉट फील्ड का एक और एडवांटेज ही हम इसे कह सकते हैं कि प्लॉट फील्ड आल्सो हैज लार्ज क्रम्स। मतलब जो प्लॉट फील्ड होती है ना उसमें ऐसे बड़े बड़े क्रम्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। लेकिन अब क्रम्स जो है ये मतलब जैसे हमारे पास पहले प्लेन सॉइल था, हमने यहाँ पे ऐसे फ्लोइंग करी तो ये जो मोटे मोटे पीसेज हैं ये अंदर से थोड़े बाहर को आ गए। तो फ्लोइंग के बाद क्या होता है कि हम उसे क्रश कर देते हैं वुडन प्लैंक से। ठीक है, वुडन का एक वेपन, मतलब वेपन तो नहीं, एक टूल होता है, उससे हम इन क्रम्स को क्रश कर देते हैं छोटे छोटे पीसेस में। और उसके बाद एक लेवलर से, लेवलर एक फ्लैट ऐसे मशीन होती है, आपकी बुक में डायग्राम दे रखे हैं, आप वहां से देख के समझ सकते हैं। लेवलर क्या होता है, एक ऐसा वो भी एक तरीका का इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट इज द राइट वर्ड। एक इक्विपमेंट होता है जो लैंड को लेवल कर देता है, कि ऐसा नहीं होता कि लैंड ऐसे ये लैंड ऐसे ऊपर नीचे नहीं रहता। ठीक है, वो ऐसे प्लेन हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा।